हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की इस सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेजिड्यू के रेजिड्यू क्या होता है और किस तरीके से इसको फाइंड आउट करते हैं, कितने टाइप के रेजिड्यू होते हैं, कहां पर होते हैं, उनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं और हाँ क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसको, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे रेजिड्यू के बारे में। तो देखो, मैं सबसे पहले यहाँ पर छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि रेजिड्यू एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले बताऊंगा मैं रेजिड्यू एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, रेजिड्यू कहते हैं अमाउंट ऑफ सिंगुलैरिटी ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर सिंगुलैरिटी कितनी है उसको कहते हैं रेजिड्यू। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, या फिर हम जिसको सीधी सीधी भाषा में बोले तो एक रीजन ले लेंगे, उस रीजन में बहुत सारे पॉइंट होगा। अब मान लो मैं इस पॉइंट को उठाता हूं, इस पॉइंट पर मैं सिंगुलैरिटी को क्या करूंगा, मेजर करूंगा, चेक करूंगा कि मेरा जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर कितना सिंगुलैरिटी को शो करता है, उसी को मैं कहता हूं रेजिड्यू। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजिड्यू। मेजरमेंट करना है किसको, सिंगुलैरिटी को किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, चलो। तो यहां पर हमें समझ में आया कि भाई एक्चुअल में रेजिड्यू क्या कहना चाहता है। अब रेजिड्यू एक्चुअल में निकलते कैसे, तो सबसे पहला तरीका आता है रेजिड्यू एट सिंपल पोल। अगर आपके पास में जनरल पोल्स दे दिए जाए तब आप रेजिड्यू को किस तरीके से फाइंड आउट करते हो, और ये सबसे आसान तरीका है निकालने का रेजिड्यू। तो देखो, सबसे पहले मैं कैसे बताऊंगा इसको। इसके लिए फॉर्मूला होता है लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a f ऑफ z। ये f ऑफ z मेरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन होगा, ये आप याद रखें। ठीक है, चलो z और a। अब यहां पर ये z और a को लेके बहुत बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मैं इसको क्लियर करने वाला हूं, जरा ढंग से देखिएगा। देखो, सबसे पहले जब भी हमारे पास में कोई फंक्शन दिया होता है, लाइक ऐसा कोई फंक्शन दे रखा है, हम उसके जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो यहां पर हमें ये मिलेगा। अब यहां पर आप देख सकते हो इस कंडीशन को कि z यहां a के बराबर है, और अगर उसको मैं यहां पुट करूं तो ये मुझे मिलेगा 1/0, जो कि मुझे देगा इंफिनिटी। आपको याद होगा हमने सिंगुलैरिटी में डिस्कस किया था कि जब हमारा फंक्शन जिस पॉइंट पर इंफिनिटी पर ब्लो कर जाता है, इंफिनिटी पर लाई हो जाता है, वो पॉइंट सिंगुलर पॉइंट कहलाता है। यानी कि ए वो पॉइंट है जहां पर मेरा पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, सिंगुलैरिटी को शो करेगा। समझ आया आपको, समझ आया? बिल्कुल। तो इसका मतलब ए मेरा सिंगुलर पॉइंट है। क्या है भाई, सिंगुलर पॉइंट है, और ये फिक्स्ड होते हैं, मतलब इसी पॉइंट पर सिंगुलैरिटी आपको मिलेगी, इसके आसपास वाले पे नहीं मिलेगी। ये बात याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभी z क्या है सर, z एक्चुअल में z है मेरा पोल, z है मेरा पोल, या फिर सीधी भाषा में बोले तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि क्या है, वेरिएबल है। अब सर कॉम्प्लेक्स नंबर वेरिएबल कैसे हुआ, ये तो अभी आपने कहा सिंगुलर पॉइंट है, और अभी आप कह रहे कॉम्प्लेक्स नंबर वेरिएबल है, ये कैसे? तो देखो याद रखना, ए शो करता है मेरे सिंगुलर पॉइंट को, ठीक है, जो कि रीजन में कहीं पर होगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे कि ये वाला, तो मैं इसको ए मान लूंगा। लेकिन जो z है वो सबके लिए चेंज होता जाएगा। जो मेरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो सिंगुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा ना। देखो, हमको कोई एक सिंगल पॉइंट तो मिलेगा नहीं, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो हम क्या करेंगे, वहां पर पुट करते देखते जाएंगे, रेजिड्यू यहाँ पर, रेजिड्यू यहाँ पर, रेजिड्यू यहाँ पर, तो उससे मेरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन लगातार क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। लेकिन वो पॉइंट्स कभी भी चेंज नहीं होंगे। कौन से? सिंगुलर पॉइंट्स। समझ आया? तो ये जो दो चीजें थी मुझे समझानी थी। अब हम अपना एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं। तो देखो, मैं एक क्वेश्चन लेता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन है f ऑफ z 1 माइनस 2z अपॉन z z माइनस 1 z माइनस 2। अब यहाँ पर ढंग से देखना है, यहाँ पर हमको रेजिड्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम, नीचे वाले जितने नंबर से सबको 0 के बराबर रख दो। तो z को 0 के बराबर रखा, z माइनस 1 को 0 के बराबर रखा, और z माइनस 2 को 0 के बराबर रखा। ठीक है सर, तो z बराबर 0 पे 0, z माइनस 1 को देखा तो z बराबर 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, z बराबर 2। ये एक्चुअल में हमारे तीनों क्या है, पोल्स है। क्या है? पोल्स है। पोल्स निकल गए। ठीक है, चलो सर, अब रेजिड्यू
z बराबर 0, z बराबर 0 पर क्या करेंगे, रेसिड्यू। अभी हमने क्या निकाला था कि z बराबर मेरा क्या होता है, a होता है, मतलब ये मेरे पोल्स है और यही मेरे सिंगुलर पॉइंट्स भी है। तो z बराबर 0 को मैं क्या निकाला, रेसिड्यू निकाल रहा हूं। अब इस फंक्शन को लिखेंगे, लिमिट z टेंड्स टू 0, ये वाला फॉर्मूला, z माइनस a की जगह कितना रखेंगे, 0 रख देंगे। इससे f ऑफ z 1 माइनस 2z अपॉन z, z माइनस 1, z माइनस 2, z से z कैंसल, लिमिट z टेंड्स टू 0, 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1, z माइनस 2। आप z की लिमिट पुट करेंगे, z की लिमिट कितनी है, 0, 0 को यहाँ पुट करो तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 0, ये z माइनस 0, 0 माइनस 1, 0 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1/2। तो ये मेरा रेसिड्यू कितने पे है भाई, 0 पे। z बराबर 0 पे मेरा रेसिड्यू कितना आया, 1/2। समझ आया कैसे निकाला, सिंपल तरीका अपनाया अपन ने। सबसे पहले पोल्स फाइंड आउट किए, फिर इन पोल्स पर हम क्या निकालेंगे, रेसिड्यू निकालेंगे। अभी हमने z बराबर 0 पे निकाला, ये कंडीशन मैंने अभी बताई थी कि z किसके बराबर होता है, 1 है, यानी कि मेरे पोल्स किसके बराबर होंगे, सिंगुलर पॉइंट्स के बराबर होंगे। हम उन सिंगुलर पॉइंट्स पे चीजें निकाल रहे हैं, ठीक है। और अगर किसी को कंफ्यूजन हो रही है पोल, सिंगुलर पॉइंट्स, पोल्स, इनके अंदर, तो आपको दिमाग में सिर्फ एक बात याद रखनी है। क्या बात याद रखनी है, कि जो भी पोल्स आप निकालते हो उसी पे आपको रेसिड्यू फाइंड करना, बस। ये फिर सिंगुलर पॉइंट का दिमाग से हटा देना, इस फॉर्मूले को फॉलो करते रहना, समझ आया। और ये कंडीशन याद रखना, ये 3-4 चीजें अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको और अच्छे से हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक छोटा तरीका बताता हूं कि मुझे ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, मैं ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं एक छोटे तरीके से भी निकल जाए। तो देखो एक बात याद रखना, इसको मैं और आसान तरीके से बता सकता हूं, यही चीज। तो मैटर क्या है कि आप कुछ मत करो, जब आप z बराबर 0 पे निकाल रहे हो या किसी भी पोल पे निकाल रहे हो, उस वैल्यू को डायरेक्ट इस फंक्शन के डिनोमिनेटर में पुट कर दो। तो इस फंक्शन के डिनोमिनेटर में यहां पुट किया तो ये 0 माइनस 1 और ये 0 माइनस 2। अच्छा देखो 0 माइनस 1 तो माइनस 1, 0 माइनस 2 तो मैं लिख देता हूं, देखना इस चीज को, ठीक है। एक चीज बता रहा हूं मैं यहाँ पे, बहुत काम की चीज है, जरा इसको देख लेना, आपका टाइम बच जाएगा। तो देखो 0 माइनस 1 तो -1, 0 माइनस 2 -2, लेकिन ये 0 क्या कर रहा है, इस पूरे फंक्शन को किसने में चेंज कर रहा है, 0 में चेंज कर रहा है। 0 में चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरे फंक्शन को क्या बना देगा, इंफिनिटी बना देगा। तो याद रखना, जिस पोल पर भी आपका पूरा फंक्शन कहां चला जाए, इंफिनिटी पर चला जाए, उसको पहले ही हटा दो। याद रखना इस चीज को, इससे क्वेश्चन का टाइम बच जाएगा। अब मेरे यहाँ z बराबर 0 की वजह से पूरा फंक्शन इंफिनिटी बन रहा है, तो मैं इस z को हटा दूंगा। तो z को हटा दूंगा तो फिर मेरे पास बचा कितना, 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1, z माइनस 2, और लिमिट वही रख देंगे, z टेंड्स टू 0। ये तरीका आपके और काम आएगा, 0 को बस पुट कर दो तो आपका आंसर आएगा 1/2। तो ये था रेसिड्यू निकालने का तरीका, मैंने आपको रेसिड्यू निकालना बता दिया कैसे निकालते हैं। अब z बराबर 1 पे रेसिड्यू निकालेंगे, बिल्कुल यही तरीका अप्लाई करेंगे। तो z बराबर 1 पे देखो, तो z बराबर 1 पे, अच्छा मैंने फंक्शन हटा दिया, 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1, z माइनस 2, z बराबर 1 पे रख रहे, तो z बराबर 1 को यहाँ रखो, यहाँ रखोगे तो 1, यहाँ रखोगे तो 1 माइनस 1, यहाँ रखोगे तो 1 माइनस 2। किसकी वजह से 0 हो रहा है, 1 माइनस 1 0 हो रहा है। ये फंक्शन क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, तो इसको हटा दो, क्योंकि इससे फंक्शन क्या बन जाएगा, इंफिनिटी। तो बचा कितना, 1 माइनस 2z, z माइनस 2, z माइनस 1 को हटाया, भाई पुट करके देख लो, ये z को 1 की जगह रखा तो 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस का 1। अब 0 किसकी वजह से बन रहा, इसकी वजह से, तो इस फंक्शन को हटा दो, हटा दे तो ये बचा। अब रख दो भाई, लिमिट z टेंड्स टू 1, 1 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 1, सॉरी ये 2, आंसर आएगा मेरे पास 1 अपॉन माइनस 1, आंसर आएगा 1। देखा, अब z बराबर 2 पे निकालना है, z बराबर 2 पे भी निकाल लो। कैसे निकालोगे सर, अब देखो यहां पर रखेंगे तो 2, यहां रखेंगे तो 2 माइनस 1, यहां रखेंगे तो 2 माइनस 2, तो ये फंक्शन 0 दे रहा है, इसको हटा दो तो बचे कितना, f ऑफ z 1 माइनस 2z, z माइनस 1। अब लिमिट कितनी रख देंगे, z टेंड्स टू 2, तो आंसर आएगा f ऑफ z 1 माइनस 2 इंटू 2,
2 इंटू 2 माइनस 1, आंसर आएगा कितना, -3/2। समझ आया? तो ये चीजें है क्या, ये चीजें कुछ इस तरीके से है कि हम जब रेसिड्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो आपका पता चलेगा ये चीजें और आसान हो रही है जब आप इनके क्वेश्चंस को और ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, और अगर किसी को ये समझ में नहीं आया तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला वाला भी काम कर सकते हो। तो ये समझ आया? ठीक है, एक क्वेश्चन और करवाता हूं अभी रेसिड्यू का, कि रेसिड्यू किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। रेसिड्यू के बारे में शुरू में बता चुका हूं, रेसिड्यू होता क्या है। ठीक है, और एक क्वेश्चन अगर मैं लूं, मैं लेता हूं भाई z³ अपॉन z-3 और z-4 f ऑफ z। पोल्स निकालेंगे सबसे पहले, तो पोल कितना है, z-3 बराबर 0, तो z बराबर कितना आ गया 3, z-4 बराबर 0, तो z बराबर कितना आ गया 4। अब मैं पोल रेसिड्यू निकाल रहा हूं कहां पर, z बराबर 3 पर। z बराबर 3 पर रेसिड्यू निकालेंगे तो फॉर्मूले से करके दिखा देता हूं पहले। तो फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, लिमिट z टेंड्स टू 3 z माइनस, फॉर्मूला पूरा लिख देता हूं, z माइनस a f ऑफ z। अब मुझे क्या निकालना है, 3 पर निकालना है, तो लिमिट z टेंड्स टू 3 z माइनस 3, f ऑफ z मेरा कितना है z³ z माइनस 3 और z माइनस 4। z माइनस 3 से z माइनस 3 कैंसिल, बचा कितना z³ बटा z माइनस 4। लिमिट कितनी है 3, 3 को यहाँ पुट करो तो 3 को ऊपर रखेंगे तो 27, नीचे रखेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, तो आंसर कितना है माइनस का 27। लेकिन अगर मैंने जो इन्फिनिटी वाला रूल बताया कि भाई इससे आप कर सकते हो, तो देखो उससे भी हो जाएगा। z बराबर 3 पर बात हो रही है, तो मतलब यहाँ पर भी 3 रखो, यहाँ पर भी 3 रखो, यहाँ 3 रखोगे तो 3 माइनस 3 0, इसकी वजह से पूरा फंक्शन इन्फिनिटी हो रहा है, तो हटा दो, तो बचा कितना z³ z माइनस 4। ये देखो एक लाइन में हो गया, इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब सीधा सीधा लिमिट रख दो 3, तो आंसर आएगा 27 माइनस 1, आंसर आएगा माइनस का 27। उसी तरीके से z बराबर 4 पे भी निकाल लेते हैं। हो गया, आप फॉर्मूले से भी करोगे तो भी यही आएगा, इससे करोगे तो भी ये आएगा। z बराबर 4 पे, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए मिटा मिटा के करना पड़ रहा है, तो z बराबर 4 पे करेंगे तो लिमिट z टेंड्स टू 4 z³ नीचे कितना बचेगा z माइनस 3, यहाँ पर रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये वाला फंक्शन हटा दो। तो अब यहाँ पर 4 को रखते हैं तो कितना आएगा 64, और नीचे आएगा 4 माइनस 3, आंसर आएगा 64। ये मेरे थे रेसिड्यू ऑन सिंपल पोल, कि सिंपल पोल पे रेसिड्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं। बड़ा आसान तरीके से बताया मैंने, बहुत इजी तरीके से, फिर भी नहीं आया हो कमेंट के अंदर मुझे जरूर बता दें। अब हम बात करते हैं रेसिड्यू ऑन nth ऑर्डर। nth ऑर्डर का रेसिड्यू, ये सेकंड टाइप का रेसिड्यू होता है हमारा nth ऑर्डर। अब nth ऑर्डर क्या होता है जरा वो देखते हैं। लिमिट z टेंड्स टू a 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल d की पावर n माइनस 1 dz n माइनस 1 z माइनस a की पावर n f ऑफ z। ओके, चलो अब होगा क्या, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे पहले वो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा आपको कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, f ऑफ z, एक मेरा बता देता हूं क्वेश्चन ये रहा, z स्क्वायर z प्लस 1 का होल स्क्वायर z माइनस 2। अब यहाँ पर आप चीज के ढंग से देखो, यहाँ पर z प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया गया है, इसका क्या मतलब हुआ, ये हायर ऑर्डर टर्म्स है। अब इन हायर ऑर्डर टर्म्स का जब हम रेसिड्यू फाइंड करते हैं तो हमको बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ेगा जब इनके रेसिड्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए आप काम करें, आप ये फॉर्मूला यूज करें। अब ये फॉर्मूला कैसे काम आएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहला आपका वही काम, पोल्स फाइंड आउट करो। तो z प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो z इक्वल टू माइनस 1 आएगा, और z माइनस 2 को 0 के बराबर रखा तो z बराबर 2 आएगा। तो मेरे पास दो पोल्स मिले हैं, एक पोल है -1 और एक पोल है 2। ठीक है, पोल्स आ गए हमारे पास में। अब सेकंड चीज क्या करनी है, जब हम z बराबर -1 पर रेसिड्यू फाइंड कर रहे हैं, रेसिड्यू ऑन z बराबर -1, तो ये z बराबर -1 तो हायर ऑर्डर की टर्म से निकला है, z बराबर -1 जो पोल है तो हायर ऑर्डर की टर्म से निकला है। इसका मतलब जब हम इसका रेसिड्यू निकालेंगे तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलो देखो, अब ध्यान रखना डायरेक्ट ऐसे मत कर देना कि ये 0 हो रहा तो इसको हटा दो फिर उसको z-2 कर दो, नहीं नहीं, इस हायर ऑर्डर की टर्म को सॉल्व करना होगा। तो कैसे करेंगे कि हम जानते हैं, चलो z बराबर -1 में निकाल रहे हैं, चलो
तो आपको एक चीज याद रखनी होगी, क्या याद रखनी होगी, वो बात जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लो। देखो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कैसे करेंगे, 1/n-1। अब यहाँ n कितना है, n यहाँ पर 3 है, ये जो पावर होती है यही n की वैल्यू होती है। तो n यहाँ पर 2 है, सर 3 नहीं 2 है, तो 2-1 फैक्टोरियल d की पावर 2-1 dz की पावर 2-1 z माइनस, अब यहां पर हम कितना रख रहे हैं, एक ही जगह -1, तो यहां पर कितना हो जाएगा +1। n की वैल्यू कितनी है, स्क्वायर, f ऑफ z हमारा कितना है, z स्क्वायर, z+1 का होल स्क्वायर, z-2। ये से ये कैंसल, बचा कितना हो फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। यह बनेगा d/dz, z स्क्वायर, z-2। अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट करोगे तो देखो z-2 डॉट 2z, z स्क्वायर यही निकलेगा, और नीचे z-2 का होल स्क्वायर। लिमिट कितनी पुट करेंगे यहाँ पर, लिमिट करेंगे z टेंड्स टू -1, यही पुट करेंगे लिमिट, उठा के रख दो, तो 1-2, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, और यहां माइनस आएगा, तो यहां कितना आएगा, -1 -2 स्क्वायर। चलो तो यहां देखो ये हो जाएगा -3 हो जाएगा -6, और यहाँ कितना हो जाएगा -1, और ये अपने पास में कितना होगा, अच्छा ये प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये -3, ये -z होगा, तो -7 हो जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का 6 होगा, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और यहाँ पर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 5/9। ये है रेजिड्यू हमारा कहां पर, z बराबर -1 पे है। ध्यान रखना, ये हायर ऑर्डर वाली टर्म्स के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा आपको। जब भी हायर ऑर्डर वाली टर्म के पोल को आप सॉल्व कर रहे हो, या हायर ऑर्डर टर्म की आप रेजिड्यू को फाइंड आउट कर रहे हो, तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। आप सिंपल पोल पर आ जाते हैं, z बराबर 2 पर। अब z बराबर 2 को करना है, तब कोई लोड की बात ही नहीं है, तब इनका यूज नहीं करना पड़ेगा, अब इससे मतलब नहीं है इस वाले फॉर्मूले से। अब आप अपना वो सिंपल पोल वाला लॉजिक लगा सकते हो। सिंपल पोल वाला लॉजिक क्या कह रहा था, लिमिट z टेंड्स टू 2, z टेंड्स टू 2, तो देखो भाई यहाँ 2 रखूंगा, तो 2 - 2 0, ये इंफिनिटी दे रहा है, तो इसको हटा दो, तो कौन सा फंक्शन बचा, z स्क्वायर, z+1 का होल स्क्वायर। अब लिमिट को पुट कर दो, तो ऊपर 4, नीचे 2 + 1 की स्क्वायर, 4/9। ये हमारा रेजिड्यू फाइंड आउट हो गया, समझ आया, एट z बराबर 2। यहां पर हायर ऑर्डर टर्म, यहां पर ये डिफरेंशियल करने की जरूरत नहीं है। डिफरेंशियल तब करोगे आप जब आपको हायर ऑर्डर टर्म का रेजिड्यू फाइंड आउट करना हो, ठीक है। एक एक चीज को मैं डिटेल में बता रहा हूं, एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं एक एक चीज को मैं, अदरवाइज बहुत से लोग इसको एक्सप्लेन करते ही नहीं है, सिर्फ छोटा सा बता के चले जाते हैं। मैं आपके लिए एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक चीज, ठीक है। चलो ये हो गया, इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में f ऑफ z 1/z+1 का होल क्यूब, इसका हमें रेजिड्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो देखो याद रखना, इसका फाइंड आउट करेंगे तो देखो z+1 का होल क्यूब, इसको रखेंगे 0 के बराबर, तो z+1 कितना हो जाएगा 0, तो z = -1। हमारे पास तो पोल -1 आया, पोल क्या आ गया -1। अब इस -1 को जरा यहां उठाकर रखो, तो ये क्या हो गया इन्फिनिटी। जब कभी भी ऐसा कोई पोल आप लोगों के सामने आ जाए कि आपका क्वेश्चन डायरेक्ट इन्फिनिटी में जा रहा है और आगे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपने इस फंक्शन को चेंज करना है। अच्छा सॉरी, यह मुझसे गलती हुई, क्वेश्चन में z² दे रखा, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन में z² दे रखा है, ठीक है। हालांकि जो मैंने पहली बात बताई वो भी सही है, क्योंकि अगर मान लो कभी ऐसा फंक्शन आ जाए तो उस फंक्शन को आपको चेंज कर लेना है, कैसे चेंज करना वो भी बता के जाऊंगा आपको मैं। तो देखो z² + 1 इक्वल टू कितना आएगा 0, z इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो z बराबर कितना आ जाएगा आयोटा प्लस माइनस, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर 2 मिलेंगे आयोटा की टर्म में, लेकिन यहाँ पर तो कोई आयोटा है ही नहीं, यहाँ पर कोई आयोटा नहीं है, तो इसको पूरे फंक्शन को आपको आयोटा में चेंज करना है, यही बात मैं पहले ही बता रहा था।
कि जब कभी भी ऐसी टर्म आपके पास में आए कि आपके पास पोल्स आयोटा के अंदर आ जाए तो आपको इनको भी आयोटा में चेंज करना है। तो कैसे करोगे सर? आराम से देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, उसका होल क्यूब। ये देखो जेड स्क्वायर प्लस आयोटा, जेड स्क्वायर माइनस आयोटा, कंप्लीट पे क्यूब, लास्ट में कितना बचा? अब इसका अगर हम ब्रैकेट खोल दे तो हमारे पास में ये मिलेगा अपने को, ठीक है। अच्छा सॉरी, यहाँ प्लस स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये मिला, ये देखो ये पोल्स फिट हो गए। तो अब ये हमारा जो फंक्शन है ये बिल्कुल तैयार है सॉल्व होने के लिए। तो z प्लस आयोटा का क्यूब, z माइनस आयोटा का क्यूब। अब हम फाइंड आउट करते हैं आयोटा पे, z बराबर आयोटा पे क्या करेंगे हम? फाइंड आउट करेंगे हमारा पोल फाइंड आउट करेंगे। तो वही वाला फॉर्मूला ऊपर वाला, पावर कितनी है? 3 है, यानी कि 3 माइनस 1 फैक्टोरियल d 3 माइनस 1 dz 3 माइनस 1 z माइनस आयोटा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है तो यहाँ पर आयोटा का होल क्यूब 1 अपॉन z प्लस आयोटा का होल क्यूब z माइनस आयोटा का होल क्यूब। z माइनस आयोटा का होल क्यूब से z माइनस आयोटा का होल क्यूब कैंसल, तो हमारे पास बचा कितना? 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल d स्क्वायर dz स्क्वायर 1 अपॉन z प्लस आयोटा का होल क्यूब। अब इसका जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये 1/2 तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये बिल्कुल बहुत ऊपर तक चला जाएगा, और इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 3 × 4 z प्लस आयोटा की पावर 5। लिमिट यहां पर हम रख देंगे z टेंड्स टू आयोटा। अब यहाँ पर आयोटा की लिमिट पुट करो तो ऊपर 12 को 2 से काटा तो कितना है? 6। आयोटा आयोटा प्लस आयोटा की पावर 5 कितना आएगा हमारे पास में? 6/2 आयोटा की पावर 5। आंसर आएगा 6/32। अभी आयोटा की पावर 5 है तो आयोटा की पावर 4 तो 1 होता है, ठीक है, और आयोटा पीछे बच जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 6/32 आयोटा। तो ये हमारा nth ऑर्डर का हमने z बराबर i पर निकाला। अब अगर मैं z बराबर माइनस i पे फाइंड आउट करूंगा तो क्या आएगा? इसको आपको खुद करें, z बराबर माइनस i पर निकाले, आपको खुद करें और कमेंट के अंदर मुझे इसका आंसर बताएं, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड टाइप का रेजिड्यू जिसको हमने फाइंड आउट किया। अब हम फाइंड आउट करेंगे रेजिड्यू का नंबर 3, तीसरे टाइप का रेजिड्यू। ये तीसरे टाइप का रेजिड्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा ले कि भाई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो तीसरे टाइप के रेजिड्यू को करने का सिंपल सा तरीका है, रेजिड्यू ऑफ कोफिशिएंट 1/z या फिर 1/t या फिर 1/x। ये हालांकि बुक के अंदर तो 1/z ही लिखा हुआ है, मैं ये सब क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन को t में और x में भी चेंज करते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना, जब कभी भी हमारे पास में सीरीज वाले क्वेश्चन आ जाए और वहां पर हमसे रेजिड्यू पूछ ले कि भाई यहां पर आपको रेजिड्यू बता दो, तो आप कैसे रेजिड्यू को फाइंड आउट करते हैं जरा वो देखिए। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, f of z इक्वल टू z स्क्वायर e की पावर 1/z। हमसे पूछा है इसका रेजिड्यू फाइंड आउट करो। तो देखो यहां आप पोल नहीं निकाल सकते क्योंकि पोल के लिए तो डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए ना, तो यहां आप पोल फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब इस केस के अंदर आपको क्या करना होगा? इस केस के अंदर आपको इसकी सीरीज को एक्सपेंड करना होगा। तो जरा इसकी सीरीज को एक्सपेंड करेंगे। z स्क्वायर की सीरीज e की पावर x की सीरीज क्या होती है हमारी, लिख देता हूं मैं, 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 x की पावर 3 बाय फैक्टोरियल 3, ऐसे चलती सीरीज चलती। तो अब इसकी सीरीज खोलो तो 1/1/z, ये हो जाएगा 1/z स्क्वायर फैक्टोरियल 2, ये हो जाएगा 1/z क्यूब फैक्टोरियल 3, डॉट 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 चलता रहेगा। z स्क्वायर को जरा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर मल्टीप्लाई किया तो z स्क्वायर, यहाँ गया तो z स्क्वायर, यहाँ गया तो एक z से एक z कैंसिल, सिर्फ z बचा, यहाँ गया तो 1/2 बचा और यहाँ गया तो 1/6 z बचा। ये फैक्टोरियल 3 को 6 से लिखते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, चेक करना है 1/z का कोफिशिएंट। तो देखो 1/z का कोफिशिएंट कितना है? 1/6। इसी को कहते हैं रेजिड्यू, ठीक है।
आपको कुछ नहीं करना, जब भी आपके पास में ऐसा सीरीज वाला क्वेश्चन आ जाए और वहां पर आपसे रेजिड्यू फाइंड आउट करने को कह दे, तो आपको एक चीज भेजे के अंदर रखनी है, दिमाग के अंदर रखनी है। क्यों रखनी है? कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन के अंदर जो भी 1/z का कोफिशिएंट होता है या 1/t का कोफिशिएंट होता है या 1/x का कोफिशिएंट होता है, वो होता है उसका रेजिड्यू। आपको ये याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आता है और इसके क्वेश्चंस आते हैं और बड़े ट्रिकी से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे उन ट्रिकी क्वेश्चन के अंदर आकर फंस जाते हैं। तो इस चीज को जरा ढंग से देख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको और बताता हूं। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैंने इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बोला, जरा वो भी देख लो, जरा देखना मैंने इसको इंपॉर्टेंट क्यों बोला है। ये तरीका इतना मस्त तरीका है ना, इतना आरामदायक तरीका है कि भाई ये तरीका क्या कर रहा है, आपके सारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर देता है। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है और इसमें हमसे पूछा है ऑन ऑर्डर ऑफ 4, हमसे कहा है कि भी रेजिड्यू फाइंड करो ऑन ऑर्डर ऑफ 4, यानी कि इस 4 की पावर वाले का रेजिड्यू आपको फाइंड आउट करना है। अब यहां पर बड़ी मुसीबत आएगी जब आप इसको हमारे nth ऑर्डर टर्म से सॉल्व करोगे। जब आप इसको हमारी nth ऑर्डर टर्म से सॉल्व करोगे, बड़ी मुसीबत आएगी। क्या मुसीबत आएगी, जरा वो देखते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूं। ठीक है, तो वही हमारा पहले वाला फॉर्मूला, हमें इसका बोला तो सिर्फ इसी को यूज करेंगे। तो z माइनस 1 0, तो z बराबर कितना बचा, 1 बचा। तो z बराबर 1 पे हमें रेजिड्यू फाइंड करना है। चलो भाई, तो लिख दो अपना फॉर्मूला n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 n माइनस 1 z माइनस a की पावर n f ऑफ z, ये मेरा फॉर्मूला होता है। ओके, चलो अब मेरे पास पावर कितनी है, 4, यानी कि ऑर्डर कितना 4 का, तो रखो यहां पर। तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 4 माइनस 1 4 माइनस 1 z माइनस, यहां पर हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 की पावर 4, फंक्शन रखो z क्यूब। ये जब ऑर्डर वाला क्वेश्चन आप कर रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान देके करना कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। z माइनस 3, ठीक है, ये इससे कैंसिल। देखो बाहर तो कितना बचा, फैक्टोरियल 3, अंदर कितना बचा, डी क्यूब बाय डी जेड क्यूब। लिमिट यहां पर बाहर आ जाएगी z टेंड्स टू 1, और यहां बचा कितना, z क्यूब z माइनस 2 z माइनस 3। अब यहां पर मुसीबत आ गई। क्या मुसीबत आ गई कि भाई देखो ट्रिपल डेरिवेटिव है, ट्रिपल डेरिवेटिव मतलब आपको इस फंक्शन का 3 बार डेरिवेटिव करना होगा, तब जाके आप लिमिट को पुट करोगे, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। इतना सब कुछ करने के बाद मतलब बहुत रिग्रेस कैलकुलेशन यहां पर हो जाएगी। तो इन सब पर्पंच से, इस डेरिवेशन से बचने के लिए, इस डेरिवेटिव से बचने के लिए हम इस क्वेश्चन को सीरीज में चेंज कर लेंगे। सीरीज में कैसे चेंज करोगे, जरा वो देखो, और फिर वही अपने कोफिशिएंट से रेजिड्यू फाइंड कर लेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, जिस भी पोल पर आपको रेजिड्यू फाइंड करने का बोले, जैसे आपको इस पर बोला z ऑर्डर 4 का, तो ऑर्डर 4 क्या है, z माइनस 1, इसको कंप्लीट को t मान लेना। तो z बराबर मेरा कितना हो जाएगा, t प्लस 1। अब जहां जहां z है वहां t प्लस 1 रख दो, तो रखा, तो t प्लस 1 का क्यूब, ये z माइनस 1 तो पूरा t हो गया, तो t की पावर 4, नीचे कितना बन जाएगा, t माइनस 1, और यहाँ कितना बन जाएगा, t माइनस 2। जहां जहां z है वहां t प्लस 1 रखेंगे, यहाँ t प्लस 1 रखेंगे तो t माइनस 1, यहाँ t प्लस 1 रखेंगे तो t माइनस 2। अब क्या करेंगे सर, अब आपको कुछ नहीं करना, इसको खोल दो, ऊपर वाले को खोलो, तो t क्यूब फिर t स्क्वायर फिर t प्लस 1, ये तो ये बनेगा, a प्लस बी का होल क्यूब खुलेगा। चलो नीचे कितना आ गया, t की पावर 4। अब सबको सीरीज बनाना है, तो सीरीज बाइनोमियल बनेगी, तो बाइनोमियल सीरीज में 1 आगे होता है, तो 1 आगे होता है तो इस 1 को आगे लेंगे, माइनस को बाहर लेंगे, तो ये 1 माइनस t, यहां से भी इस 2 को आगे लेंगे तो ये 2 माइनस t, माइनस माइनस कैंसल, इसलिए मैं माइनस का चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। अब 2 माइनस t होता है, लेकिन हमें तो बाइनोमियल में आगे हमेशा 1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 माइनस t बाई 2 करेंगे और 1 बाई 2 को बाहर ले लेंगे। ये मैंने शॉर्ट में कर दिया है, आप समझ गए होंगे, आप तो CSI नेट और गेट की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो समझ गए होंगे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ।
तो यहां तक हो गया, चलो सर हो गया। अब क्या करेंगे जरा इस चीज को ढंग से देखना, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता है। 2 टी की पावर 4 को इससे डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो इन सब से डिवाइड कर रहा हूं, तो कितना बचा मेरे पास में 1/t प्लस 1/3t² प्लस 3 बाय, हाँ सॉरी यहां पर 3 बचे, ऊपर 3 आएगा, 3/t³ प्लस 1/t की पावर 4, और नीचे कितना बचा 1 माइनस t और 1 माइनस t/2। ओके, ये 1/2 को मैंने आगे ले लिया। अब इनको ऊपर ले तो ये इनवर्स में चले जाएंगे, तो 1/2 1/t। देखो ये ज्यादा आसान है, क्योंकि अभी आपको ये थोड़ा हार्ड लग रहा होगा कि सीरीज में क्यों खोल रहे हैं अपन, ये इसलिए आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में ये हार्ड नहीं है। अभी ढंग से देखना, आपको इतना आसान बना दूंगा इसको मैं। इनवर्स, ये क्वेश्चन मैं स्पेशली लाया हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है रेसिड्यू ऑफ कोएफिशिएंट 1/z, और एक काम को कितना आसान कर देता है। तो अब मैं यहां तक सबको मिटा रहा हूं, अब इसी का इस्तेमाल करके हम सॉल्व करेंगे। अब देखना मजे की चीज बताता हूं आपको, अब सिर्फ कुछ मत करना, बायनोमियल से इनकी सीरीज खोल दो, तो 1/2 1/t 3/t 3/t³ t4 1 प्लस t² प्लस t³। याद रखना 4 तक ही खोलेंगे, क्योंकि यहां पर भी हमारे पास 4 ही फंक्शन है, ये आपको अंदाजा आ जाएगा। 1 प्लस t/2 प्लस t²/4 प्लस t³/8। अब यहां पर एक छोटा सा लॉजिक लगा दो। कौन सा लॉजिक लगा दो, देखना, हमें सिर्फ 1/t वाला कोएफिशिएंट चाहिए, हमें सिर्फ 1/t वाले कोएफिशिएंट चाहिए। और मजे की बात, यहाँ 4 टर्म है तो यहाँ ब्रैकेट में भी 4 टर्म ही आएगी, फिक्स बात है, 4 ही टर्म आएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास शुरुआत के अंदर कितने टर्म्स मिले थे, हमने जब ये खोला था 4 टर्म मिले थे, तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने टर्म तक सीरीज खोलनी है। तो देखो, इस 1/t को इससे मल्टीप्लाई करो, ढंग से देखना, इस 1/t को इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो अपने को कितना मिलेगा 1/t। अब अगर इस 1/t को मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूं, मुझे 1/t नहीं मिलने वाला। इस 1/t को इससे मल्टीप्लाई करो तो मुझे मिलेगा 1/t, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, इसलिए मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखो 1 को 1 से किया तो कितना मिला 1 1 मिला, 1 को t/2 से किया तो कितना मिलेगा t/2, बात सही है। t को 1 से करेंगे तो भी मिलेगा कितना t, अब दोनों की पावर सेम है तो दोनों को जोड़ दो, तो t/2 प्लस t, तो अपने को यहाँ पे कितना मिलेगा 3t/2। समझ आया, ये मैं इस तरीके से बना रहा हूं, वापस देख लो। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 ही मिलेगा, फिर 1 को जब मैंने t/2 से मल्टीप्लाई किया तो t/2 मिला। 1 को जब मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी इस t को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये t है सारे, इस t को जब मैं t/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं सॉरी, इस t को मैं जब 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ t मिलेगा, दोनों को जोड़ दूंगा क्योंकि वो सेम पावर वाली टर्म है, उन दोनों को जोड़ दूंगा, ठीक है। ये मैं आसान करने के लिए कर रहा हूं, आप एक बार कैलकुलेशन खुद करके देखना, आपको पता चलेगा। फिर अब देखना इस चीज को ढंग से, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो अगली मेरे पास जो टर्म मिलेगी वो आएगी 7/4t², और अगली मेरे पास आएगी 15/8t³, ये मेरे पास टर्म आएगी, और भी आएगी लेकिन हमको ऐसे निकालनी है। आपको बस क्या करना है, देखो t से 1 क्या था t, और 1 को t/2 से किया तो भी आया। आप इसको ढंग से देखना, 1 को t²/4 से करो किया, और t को किससे करो t/2 से करो तो t²/2 आया, उन दोनों को जोड़ा तो एक और टर्म मिल गई। तो ये आपको मिलती रहेगी, अपने को सिर्फ t³ तक चल रहा है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए आपको एक बार इसको खुद सॉल्व करे, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। मैं बार बार बताऊंगा तो और ज्यादा कंफ्यूज हो गए, बस आपको इतना याद रखना है, जिस तरीके की ये टर्म्स है उस तरीके की ये टर्म्स भी बनेगी, सिर्फ 4 टर्म्स तक ही आपको बनानी है, आपको ये याद रखना है। अब मजे की चीज देखना, मजा आएगा। हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ 1/t वाली टर्म चाहिए ना, तो देखो 1/2, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1/t बना, ठीक है।
इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1/t नहीं बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1/t नहीं बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 1/t नहीं बनेगा, मतलब बाकी से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, काम खत्म। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना बना 3/t प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कुछ मिला नहीं मिला, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कुछ मिला नहीं मिला, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। देख लो, खुद देख लो तुम, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। 3/t को इससे करेंगे तो 3/t मिल रहा है, इससे करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा t की पूरी टर्म में, इससे करोगे तो ये स्क्वायर है, ये t पावर 1 ऊपर बचेगा, हमें 1/t चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। अब इसको उठाओ, इसको इससे करोगे कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा यहाँ पर। अच्छा यहाँ टी स्क्वायर है, तभी मैं कोई यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, ये टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है, ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स पावर के अंदर हो जाएगी। तो ये टी स्क्वायर, तो जरा इसको वापस देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टी से एक टी कैंसिल, तो ये बचेगा 9/2t, ये बचेगा 1/t क्या बचेगा। चलो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों से करने से कुछ फायदा नहीं मिलेगा, तो इसको इससे कर देंगे 21/4t, और अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/8t। ये हमको सारे 1/t के कॉफिशिएंट मिल गए। 1/t को बाहर ले लो और इसको देखो जरा, 1 प्लस 9/2 प्लस 21/4 प्लस 15/8। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो ना, जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो आपको मिलता है 101/8। अब बाहर कितना है 1/2 भी तो बेटा, तो उस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचेगा 101/16। ये आपका आंसर है किसका, इसके रेजिड्यू का, यह आपका आंसर इसके रेजिड्यू का। और ये सिर्फ दिखने में भयानक है, एक्चुअल में भयानक नहीं, डेरिवेटिव से तो काफी अच्छा है ये, मतलब वो डेरिवेट 3 बार डेरिवेट करने से तो बेहतर है। आप 3 बार डेरिवेट करोगे डेफिनेटली कंफ्यूज होने के चांस है आपके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबा होता जाएगा, एक्सपांड होता जाएगा, एक्सपांड होता जाएगा। लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल में ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और साथ ही साथ टी की टर्म्स बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ आराम से, आपको सिर्फ इतना काम करना है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ जाओगे। आपको सिर्फ इतना काम करना है कि कैसे भी करके आपको 1/t के कोफिशिएंट्स लाने, बस दिमाग के अंदर इतना रखना है। और जब आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओगे तो ये आपके लिए और ज्यादा इजी बन जाएंगे। अभी हार्ड लग रहा होगा, पहली बार देखा है इसलिए हार्ड लगेगा, बिल्कुल लगेगा, मैंने किया था, मुझे भी लगा था, लेकिन जब आप इनके मैं फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन करता हूं तो बहुत आसान लगने लग गए। इतने आसान के मतलब जब भी जाओ सीरीज बनाओ, 1/t के कोफिशिएंट ढूंढो, मल्टीप्लाई करो, आंसर फटाफट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पोल रखने का झंझट नहीं, पोल फाइंड आउट करने का झंझट नहीं, किसी चीज को करने का झंझट नहीं, सिर्फ सीरीज बनाओ, 1/t का कोफिशिएंट फाइंड करो, फ्री। ठीक है, चलो। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस मेरे यहाँ पर हो गए, 3 टाइप के रेजिड्यूज मैंने आपको बता दिए। अब एक चौथा टाइप का रेजिड्यू है, रेजिड्यू ऑन सिंगल पॉइंट। रेजिड्यू ऑन सिंगल पॉइंट। अच्छा, सिंगल पॉइंट पे रेजिड्यू, इसका क्या मतलब हुआ? देखो होता क्या ना, काफी बार हमारे पास फंक्शन इस तरीके का होता है, px/qx की फॉर्म में होता है, ये बट्टे की फॉर्म में होता है। तो यहां पर एक्चुअली हमारे पास सिंगल पोल होता है, और सिंगल पोल पे आपको पता है कंडीशन सेटिस्फाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं कि भाई ऊपर वाले को तो एज इट इज रहने देते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो देखो इसका क्वेश्चन करते हैं। तो एफ ऑफ जेड मेरे पास है जेड बाय साइन जेड, मेरे पास ये फंक्शन दिया गया, मुझसे कहा गया इसके रेजिड्यू फाइंड आउट करो। तो रेजिड्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला काम, अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन है तो 0 के बराबर रख के पोल्स निकालो। तो इसके पोल हो जाएंगे n पाई, जहां पर n मेरा हो सकता है 0 +-1 +-2 और +-3, ऐसे चलते रहेंगे, बहुत सारे हो सकते हैं। तो मतलब लिमिट z टेंड्स टू n पाई। लेकिन अभी मेरा सिंगल फंक्शन है, यहां मैं कैसे फाइंड आउट करूं? तो कुछ मत करना, ऊपर वाले को तो सेम टू सेम रहने देना, नीचे वाले का डिफरेंशिएट कर देना। साइन का डिफरेंशिएट कितना होता है? cos z। अब cos की जगह जहां जहां z है वहां n पाई पुट कर दो, cos n पाई, और आंसर आ गया n पाई बाई, और इसको लिख सकते हैं -1 की पावर n। ये आपका रेजिड्यू
फाइंड आउट हो गया। बड़ा आसान काम है। कभी भी सिंगल फंक्शन की बात बोल दे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन z की पावर 4 1, ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाए तो यहां पर भी आप आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं करना। z की पावर 4 प्लस 1 को 0 के बराबर रखो, इसके पोल निकालोगे। अब यहां पर मैं आपको एक चीज समझाने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखना। जब कभी भी आपके पास इस तरीके के फंक्शंस आ जाए या पावर कुछ भी दे, उससे फर्क नहीं पड़ता, और सामने -1 आ जाए, एक सिंगल पोल आ जाए और सामने -1 आ जाए, तो इस -1 की जो वैल्यू होती है वो होती है 2n+1 आयोटा 2n+1 पाई। कितनी होती है? आयोटा 2n+1 पाई। अब यहां पर जो हमारे पास में पावर है, जैसे यहां पावर दे रखी है 2, तो आपको z चाहिए तो उसको नीचे भेज देंगे, तो बन जाएगा आयोटा 2n+1 पाई बाय 2। ठीक है, अब हमारे पास यहां पर पावर कितनी है? 4 है, तो ये बन जाएगा e 2n+1 पावर पाई बाय 4। -1 की वैल्यू ये होती है, याद रखना, -1 की वैल्यू होती है e की पावर आयोटा 2n+1 पाई। जब भी आपके पास एक सिंगल पोल आ जाए, क्या आ जाए? सिंगल पोल आ जाए, और उसमें अगर आपके पास में पावर हो, पावर हमेशा एक से ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तो आप उस पावर को उठा के उधर भेज दोगे तो पावर उसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब जैसे कि यहां पर पावर कितनी थी? 4 थी, तो डिनोमिनेटर में 5/4 आ गई। मतलब यहां पर जो आपको पोल्स मिलेंगे वो ये मिलेंगे, आयोटा 2n+1 5/4। अब यहां पर n की जगह 0 1 2 3 ये सब रख के आप चेक कर सकते हो। तो अगर मैं 0 रखता हूं तो आयोटा 5/4 एक बनेगा ये, और अब मैं 1 रखता हूं तो आयोटा 3π/4 ये मिलेंगे। तो आपके पास में 2 पोल्स मिलेंगे और इन्हीं दोनों पोल्स पे आपको क्या निकालना है? रेजिड्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये था हमारा फोर्थ रेजिड्यू निकालने का तरीका, और ये सबसे आसान है। लेकिन मुझे जो इन चारों तरीके में से सबसे अच्छा तरीका जो लगता है वो तो एक पहला वाला लगता है सिंपल पोल का, और दूसरा लगता है सीरीज वाला, क्योंकि सीरीज वाला बहुत अमेजिंग है। क्योंकि जैसे जैसे आपने लॉरेंट सीरीज के अगर क्वेश्चंस किए ना, मैं कहता हूं अगर आप लॉरेंट सीरीज से फेमिलियर हो और आपने लॉरेंट सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन किए, ये सीरीज वाला रेजिड्यू आपके लिए डायमंड है, कि इससे आप आराम से किसी भी पॉइंट का रेजिड्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये थे चारों रेजिड्यू को विद एग्जांपल मैंने समझाया। किसी को नहीं समझ में आया हो कमेंट के अंदर जरूर मुझे बताएं, और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम और कॉची इंटीग्रेशन और कॉची रेजिड्यू थ्योरम, और उसके बारे में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देन आफ्टर हम कंटूर इंटीग्रेशन के सेकंड पार्ट साइन थीटा कॉस थीटा पे जाएंगे, और फिर लास्ट में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल करके इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, लाइक करें।